स्टूडेंट्स, आइए आज काव्य मंजरी से फोर्थ चैप्टर आह धरती कितना देती है इसकी व्याख्या को समझें। मैं इसकी व्याख्या को समझा रही हूँ। इस समय काव्य मंजरी के इस फोर्थ चैप्टर को लेकर के मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। व्याख्या को समझने से पूर्व आइए कविवर सुमित्रानंदन पंत जी के जीवन परिचय पर एक दृष्टिपात करें। सुमित्रानंदन पंत जी छायावादी कवि थे। प्रसाद पंत निराला, ये तीनों ही कवि छायावादी थे। छायावाद अर्थात जहां पर प्रकृति का मानवीकरण किया गया, यानी कि प्रकृति को मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया, और ध्वन्यात्मकता छायावाद की मुख्य विशेषता थी, यानी शब्दों के माध्यम से ध्वनियों का पता चलता था, ध्वन्यात्मक शब्दों का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी में हुआ था। सरोजिनी नायडू, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और महात्मा गांधी का इनके ऊपर गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इनकी रचनाओं में बहुत सारे प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन मिलता है और नारी और सौंदर्य का भी अच्छा चित्रण इन्होंने किया। इनके निधन के संबंध में जानें। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, चिदंबरा, लोकायतन, ग्राम्या, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद तथा युगपथ इत्यादि। 1961 में इनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया और ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला। ज्ञानपीठ की तरफ, भारतीय ज्ञानपीठ की तरफ से 1 लाख का पारितोषिक इनको दिया गया था। तो इस समय हम लोग इनकी कविता आह धरती कितना देती है की व्याख्या समझने जा रहे हैं। मैं इसकी व्याख्या समझा रही हूँ। इसमें कवि ने ऐसी धरती का वर्णन किया है, ऐसी धरती अर्थात जो भारत की धरती है, जो धरती हमें माँ के रूप में हमारे लिए पूजनीय है, आदरणीय है। तो ऐसी धरती माँ जिसमें हम कुछ बीज बोते हैं, यदि हम उत्तम बीज बोते हैं तो हमें उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यानी जीवन में भी यदि हम उत्तम बीजों को बोएं, उत्तम संस्कार दें लोगों को, तो उत्तम ही हमें प्राप्त होगा। अर्थात जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। प्रतीकात्मक अर्थ है यहाँ पर कि हम जो बोएंगे वही काटेंगे। बोया पेड़ बबूल का, आम का हाथी फूल। यानी कि यदि हम बुरे बीज बोएंगे तो बुरा ही काटेंगे, बुराई करेंगे तो हमें फल के रूप में बुराई ही प्राप्त होगी, और अच्छा करेंगे तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो कवि ने कविता का प्रारंभ करते हुए लिखा है, मैंने छुपन में छिपकर पैसे बोए थे। कवि ने ये एक तरह से आत्मकथात्मक ढंग से इस कविता को लिखा। उन्होंने स्वयं के विषय में कहा कि मैंने छुपन में, बचपन में सभी से छिप करके कुछ पैसे बो दिए थे। यानी धरती में जैसे बाल्यावस्था में हम सभी में ये आदत रही, ये गुण होते हैं कि बच्चे जमीन में कोई चीज दबा देते हैं। देखते हैं कि लोग जमीन में बीज बो रहे हैं फसल के लिए, तो उसी तरह से कुछ चीजों को जमीन में दबा देते हैं। तो कवि ने भी लोगों को बीज बोते देखा था, तो उन्होंने सोचा कि पैसों की समस्या का एकमात्र हल ये है कि जमीन में कुछ बीज पैसों के बो दिए जाएं, तो आगे चल करके जो फसल उत्पन्न होगी उससे हमें काफी पैसे प्राप्त हो जाएंगे। तो उन्होंने बचपन में कुछ पैसे जमीन में दबा दिए थे। सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, और उन्होंने अपने मन में सोचा था कि पैसों के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी,
और रुपयों की कलदार चमकती हुई। मशीनों से जब ढलाई होती है सिक्कों वगैरह की, तो बड़े चमचमाते हुए सिक्के प्राप्त होते हैं। तो उसी तरह से कवि ने कल्पना की थी कि रुपयों की चमचमाती हुई मधुरम फसलें चारों तरफ खनकती हुई दिखाई देंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। और कवि की बाल कल्पना में ये बात भी आई थी कि फल फूल करके वो बहुत मोटे सेठ बनेंगे, अर्थात फूलना फलना मुहावरा है। तो यहाँ पर फूल फल कर यानी कि खूब अधिक जब पैसे उनके पास हो जाएंगे, तो वो एक मोटे सेठ की तरह यानी बहुत धनी व्यक्ति बन जाएंगे, धनी सेठ बन जाएंगे। ऐसी उन्होंने बाल कल्पना अपने मन में की थी। पर बंजर धरती में एक न अंकुर फूटा, लेकिन धरती बंजर निकली, इसमें एक भी अंकुर नहीं फूटा। ऐसा कवि के बाल मस्तिष्क ने सोचा, क्योंकि धरती वाकई बंजर नहीं थी। धरती में तो उर्वरा शक्ति बहुत अधिक होती है। शायद हम बीज गलत बोते हैं। तो कवि ने भी अपनी बाल कल्पना में ये सोचा कि धरती बंजर है, इसमें एक भी अंकुर नहीं फूटा। जो सिक्के उन्होंने जमीन में बोए थे उसमें से एक भी अंकुर नहीं निकला। तो उन्होंने धरती को ही बंजर मान लिया। बंध्या मिट्टी में न एक ही पैसा उगला और उनकी दृष्टि में वो मिट्टी बंध्या थी, यानी मिट्टी में बंजर होने का जो एक अवगुण है, कह सकते हैं कि उसमें उर्वरा शक्ति नहीं थी। यानी बंध्या का अर्थ वैसे होता है बांझ होना, लेकिन यहाँ पर अर्थ लेंगे कि मिट्टी बंजर थी और एक भी पैसा उस मिट्टी में प्राप्त नहीं हुआ, एक भी फसल उसमें नहीं उगी, अंकुर नहीं फूटे। सपने जाने कहाँ मिटे सब धूल हो गए। और कवि की जो बाल कल्पना थी, जो उन्होंने स्वप्न देखा था कि खूब कलदार रुपयों की फसलें प्राप्त होंगी, तो एक भी पैसा नहीं मिला और उनके सारे सपने धूल हो गए, यानी कि मिट्टी में मिल गए। मैं हताश हो बाट जोहता रहा दिनों तक। और अब कवि कहते हैं कि मैं हताश होकर के, निराश होकर के बाट जोहता रहा। बाट जोहना, रास्ता देखना, मार्ग देखना, ये भी मुहावरे के तौर पे प्रयुक्त होता है। तो वो वर्षों तक रास्ता देखते रहे और बहुत दिनों तक, यानी कि हो सकता है महीनों तक, वर्षों तक रास्ता देखते रहे, लेकिन धरती में एक भी अंकुर नहीं फूटा, सिक्कों की कोई फसल नहीं उगी। बाल कल्पना के अपलक पामड़े बिछाकर, और अब कवि का कहना है कि बाल कल्पना की, जो उनके बाल मस्तिष्क में इस तरह की कल्पना आई थी, तो उसके मानो पावड़े बिछाकर, अपलक पावड़े, अपलक कहते हैं निर्निमेष, निर्निमेष नेत्रों से, यानी बिना पलक झपकाए, मानो वो उस रास्ते को देखते रहे, उस जगह को देखते रहे कि शायद इस धरती से कोई अंकुर फूटे। मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। कवि का कहना है कि मैं उस समय अज्ञानी था, अबोध था, मुझे ज्ञान नहीं था कि गलत बीज बोने पर गलत फल की ही प्राप्ति होती है, यानी कि सिक्कों को यदि बोया जाए तो उसमें कोई अंकुर नहीं फूटेगा। ऐसा उनके बाल मस्तिष्क ने कभी नहीं सोचा था। तो उनका कहना है कि मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे, मैं अज्ञानी था, मुझे नहीं पता था कि सही बीज बोने पर ही फसल मिलती है। गलत बीज बो करके मैंने फसल की प्रतीक्षा की, तो यहाँ पर मैं अज्ञानी था, अबोध था, गलत था। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। उनको नहीं पता था, उस अज्ञानावस्था में, उस बाल्यावस्था में उनको नहीं पता था कि उन्होंने ममता को, मोह माया को, लोभ लालच को रोक दिया था और तृष्णाओं से, इच्छाओं से उसको सींचा था। ऐसी दशा में किसी भी प्रकार के फल की प्राप्ति नहीं होनी थी। अर्धशती हराती निकल गई है तब से, और तब से अर्धशती, शत अर्थात 100, अर्धशत अर्थात 50, हहराती झूमती हुई, तेजी से, शीघ्रता से 50 वर्ष का समय निकल गया और कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने से, और कितने ही मधुमास यानी वसंत ऋतु
और कितने ही पतझड़ का समय तेजी के साथ निकल गया। अनजाना सा, जाना अनजाना सा वो समय आया और तेजी के साथ निकल गया। ग्रीष्म तपी, ग्रीष्म ऋतुएं आई जो तपती हुई सी निकल गई, सभी को तपन दिया और फिर निकल गई। वर्षा झूली, और कितनी ही वर्षा ऋतुएं आई जिसमें लोगों ने आनंद उठा, झूला झूले और उस वर्षा ऋतु में सभी झूमते हुए आनंदित हुए। तो इस तरह की वर्षा ऋतुएं भी आई और चली गई। शरदें मुस्काई, और कितनी मुस्कुराती हुई शरद ऋतुएं आई, सभी को उन्होंने आनंद प्रदान किया और निकल गई। शीशे का हेमंत कंपे, और अधिक ठिठुरन वाली जो हेमंत ऋतु है वो भी आई, उसको भी सी सी करते हुए कांपते हुए लोगों ने बिता दिया। तन झरे, उसके पश्चात पतझड़ का समय आया और उसके बाद खिले वन, वन उपवन फिर से पुष्पित और पल्लवित हुए, खिल उठे और फिर से वो समय भी निकल गया। और जब फिर से गाढ़ी उदी लालसा लिए, और जब फिर एक बार ऐसा समय आया जब गाढ़ी गहरी उदी कहते हैं सुगंध लिए हुए और लालसा इच्छा से, कामना से गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर, और जब खूब घने काले बादल धरती से मिलने की इच्छा लिए हुए आए और मानो धरती पर बरस करके उन्होंने चारों तरफ, जब पहली बार धरती पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो मिट्टी की बड़ी अच्छी सी सोंधी सोंधी सी सुगंध चारों तरफ फैल जाती है। तो इस तरह की इच्छाओं वाले गहरे कजरारे बादल जब आकाश में छा गए और फिर धरती पर वो बरस पड़े, ऐसे में मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की, और तब कवि का कहना है कि उन्होंने कौतूहलवश, जिज्ञासावश आंगन के कोने की मिट्टी को हल्का सा गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर, वहां की गीली मिट्टी को, नम मिट्टी को ऐसे ही उंगली से उन्होंने हल्का सा सहला दिया, यानी उंगली से हल्का सा कुरेदा उसको, और बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, और सेम के कुछ बीजों को उन्होंने मिट्टी के नीचे दबा दिया। उसमें उन्होंने किसी तरह की कोई इच्छा नहीं की कि इसमें फसलें उगेंगी, ऐसा कुछ नहीं सोचा। बस उन्होंने वहां पर एक स्वाभाविक ढंग से कुछ बीज उठाए, उनके मन में इच्छा हुई कि इसमें मैं बीजों को बो दूं, उन्होंने बीजों को बो दिया। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए हों, और उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने धरती के आंचल में, भू के अंचल में, भू यानी कि धरती, अंचल यानी कि आंचल, धरती जो कि एक स्त्री की भांति उन्होंने धरती का यहाँ पर चित्रण किया है। एक स्त्री जिसने साड़ी पहन रखी हो और आंचल में मणि और माणिक बंधे हुए हो, इसी तरह से मानो धरती के आंचल में कवि ने मणि और माणिक की तरह से उन सेम के बीजों को दबा दिया और फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। और कवि का कथन है कि वो इस छोटी सी घटना को भूल गए क्योंकि ऐसा कुछ इसमें याद करने लायक भी नहीं रह गया था। और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन, और बात भी कुछ ऐसी नहीं थी जिसे मन याद रखता। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में, लेकिन एक दिन अकस्मात जब संध्या समय वो आंगन में टहल रहे थे, उस समय उन्होंने छोटे छोटे अंकुरित होते हुए उन बीजों को देखा, उन बीजों के अंकुर को देखा। टहल रहा था तब सहसा मैंने जो देखा, और टहलते हुए अचानक उन्होंने देखा, उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। हर्ष यानी प्रसन्नता, विमूढ़ हो उठना, विमूढ़ हो उठना यानी मूर्ख की तरह, अज्ञानी की तरह से बिल्कुल देखना। तो उस समय मैं प्रसन्नता से मानो कुछ बोल नहीं पा रहा था। यहाँ हर्ष विमूढ़ से तात्पर्य लेंगे कि मानो प्रसन्नता के कारण वो कुछ कह नहीं पा रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, जैसे एक अज्ञानी, एक मूर्ख व्यक्ति कुछ कह नहीं पाता है, उसी तरह से वो हर्ष विस्मित होकर के, हर्ष विमूढ़ होकर के बड़े आश्चर्य से, विस्मय से इन चीजों को देख रहे थे, उन अंकुरित होते हुए बीजों को देख रहे थे। देखा आंगन के कोने में कई नवागत, नवागत नए आए हुए, और उन्होंने देखा कि आंगन के कोने में कई नए नए आए हुए
छोटी छोटी छाता दाने खड़े हुए हैं और ऐसा लग रहा था वो छोटे छोटे जो पौधे थे मानो छोटे छोटे छाता को ताने हुए बहुत सारे लोग पंक्तिबद्ध होकर खड़े हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की। और अब कवि का कहना है कि मैं उन छोटे छोटे पत्तियों को छाता कहूं या जीवन की विजय पताकाएं कहूं। विजय पताका अर्थात जीत का जो ध्वज होता है, तो छोटी छोटी पताकाओं की तरह से वो पत्ते दिख रहे थे, छोटी छोटी पत्तियां दिख रही थी। तो कवि को ऐसा लगा जैसे ये नव जीवन प्राप्त किए हुए ये जो अंकुर हैं, छोटी छोटी विजय पताकाएं हैं, नवजीवन की पताकाएं हैं, या हथेलियां खोले थे वे नन्ही, या छोटी छोटी हथेलियों को खोले हुए प्यारी जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे। ऐसा लग रहा था जैसे छोटी छोटी हथेलियां खोले हुए वो छोटे छोटे पौधे खड़े हों। या फिर कवि का कहना है कि जो भी हो, ऐसा लग रहा था मानो उल्लास से, प्रसन्नता से, आनंद से भरे हुए ऐसे छोटे छोटे वो बच्चे लग रहे थे, चिड़ियों के बच्चे लग रहे थे जो पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, मानो पंखों को फैला करके और पंखों को फैलाए हुए उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उड़ने की उत्सुकता उनके भीतर उत्पन्न हो गई। डिंब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, जैसे डिंब को तोड़ करके यानी छोटे छोटे अंडों को तोड़ करके चिड़ियों के बच्चे अभी अभी बाहर निकले हों और पंखों को फड़फड़ा रहे हों उड़ने के लिए, वो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पौधे इसी प्रकार के दिखाई दे रहे थे। अब कवि ने आगे कहा, निर्निमेष क्षण भर, निर्निमेष यानी अपलक, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए हुए क्षण भर के लिए, पल भर के लिए मैं उनको रहा देखता, मैं उन छोटी छोटी पत्तियों वाले उन अंकुरित पौधों को देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया कुछ दिन पहले, और अचानक मुझे ये स्मरण हो आया कि अभी कुछ दिन पहले और मैं बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। अब कवि को स्मरण हुआ कि मैंने आंगन में सेम के कुछ बीज रोपे थे और उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन, और उन्हीं बीजों से बौने छोटे छोटे पौधों की ये पलटन, जैसे सेना की पूरी पलटन होती है उसी तरह से छोटे छोटे पौधों की ये पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से, ये छोटी सी सेना की पलटन की तरह से ये पौधों की पलटन मेरे आंखों के समक्ष बड़े गर्व से खड़ी है। नन्हे नाटे पैर पटक पड़ती जाती है और मानो नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैरों को पटक करके पटकते हुए आगे बढ़ रही है। जैसे सेना की पलटन होती है, वो पैर पटकते हुए मार्च पास्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, उसी तरह से नन्हे नन्हे छोटे छोटे पौधों की ये पलटन तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। तब से उनको रहा देखता और तभी से कवि लगातार उन पौधों को देखते रहे, उनकी देखभाल करते रहे। धीरे धीरे अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियां, और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि असंख्य पत्तों से लद करके झाड़ियां जो है वो भर गई। हरे हरे टंग गए कई मखमली चंदोबे, और उन छोटी छोटी पत्तियों को देख करके ऐसा लगता था जैसे कई मखमली चंदोबे, चंदोबे कहते हैं शामियाने को, जैसे हरे हरे छोटे छोटे मखमली शामियाने चारों तरफ तान दिए गए हैं। बेलन फैल गई बरखा आंगन में लहरा। अब वो जो छोटे छोटे पौधे थे उनकी बेलन धीरे धीरे बढ़ने लगी और फल खाती हुई लहराती हुई आंगन में जो सब्जी वगैरह उगाने के लिए जो बाड़ा बना हुआ था, उसमें किनारे किनारे चारों तरफ बांस की पतली पतली पट्टियों से एक जाली नुमा आकार का लगाया गया था, जिससे कि पशुओं वगैरह से उसकी रक्षा की जा सके। जो पौधे थे, जो सब्जियां वगैरह उगी थी, तो उसी पे कहा गया है कि बेलें फैल गई बरखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का। और बाड़ी में जो सब्जी उगाने का किचन गार्डन वगैरह का जो वहां पे गाँव में काफी बड़ी एरिया में जो है तो फसल उगाई जाती है, यानी कि सब्जियां वगैरह उगाई जाती हैं, तो वहां पर पतले पतले बांसों की पट्टियों को लगा करके पशुओं से सुरक्षा की जाती है उस स्थान की। तो उसी को कहा गया है कि वो बेलें जब लहराती हुई आगे बढ़ी तो बाड़े में जो बांसों की पतली पतली टट्टियां बनी हुई थी उन पर वो सहारा लेकर के बढ़ने लगी। हरे हरे सौ झरने फूट पड़े ऊपर को, और वो बेलें ऊपर की तरफ बढ़ती गईं,
तो ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों झरने फूट पड़े हों, सैकड़ों हरे हरे झरने जैसे फूट पड़े हों, ऐसी वो बेलें दिखाई दे रही थी। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। अब कवि का कहना है कि मैं अवाक रह गया। अवाक रह जाना यानी मौन रह जाना, कुछ बोल सकने की स्थिति ना होना। तो कवि को अब लगा कि कोई शब्द नहीं है उनके पास कहने के लिए। उनको लगा कि धरती किस तरह से कई गुना करके हमें लौटाती है और किस तरह से वंश बेल बढ़ती है। छोटे 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 तारों से छितरे फूलों के छींटे और छोटे छोटे तारों की तरह से उन बेलों पर जब फूल उगे, फूल आए, तो लगा कि जैसे छोटे छोटे तारे वहां पर छिटक करके आ गए हों, छितराए हुए वहां पर विराजमान हो, झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतरों पर। और ऐसा लगता था कि वो छोटे छोटे फूल झागों की तरह से उन श्यामल लतरों पर, जो लताएं थी, जो बेलें थी, उन पर लिपटे हुए हो, झागों की तरह से, श्वेत झागों की तरह से उन बेलों पर वो फूल लिपटे हुए थे। सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से, और वो फूल बड़े सुंदर दिख रहे थे। और मावस के, अमावस्या के हंसमुख नभ से, अमावस्या के हंसमुख यानी कि अमावस्या के दिन छोटे छोटे तारे आकाश में दिखाई देते हैं, क्योंकि उस दिन चंद्रमा जो है आकाश में नहीं होता है, तो घनी काली अंधेरी रात में तारे और अधिक जगमगाते हुए से दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से श्यामल लताएं जो है चारों तरफ फैली हुई थी, और उन लताओं में जो श्वेत पुष्प लगे थे, श्वेत जो फूल छोटे छोटे लगे थे, वो तारों की तरह से जगमगा रहे थे चोटी के मोती से। और ऐसा लगता था जैसे किसी स्त्री ने अपनी चोटी में छोटी छोटी मोतियों को पिरो रखा हो आंचल के बूटों से, और जैसे किसी स्त्री के आंचल में छोटे छोटे बूटे बने हुए हों, जो साड़ी उसने पहन रखी है, उसके आंचल में जो छोटे छोटे बूटे बने हुए, छोटे छोटे सुंदर फूल या कोई बूटे ऐसे बने हुए हैं, तो उन सुंदर बूटों की तरह से ये फूल चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। ओ समय पर उनमें कितनी फलियां टूटी। और अब कवि का कहना है कि जब समय आया, उनमें फलियां लगी, तो बहुत सारी फलियां उनमें लगी, सैकड़ों की मात्रा में सैकड़ों फलियां उनमें लगी। कितनी सारी फलियां, कितनी सारी फलियां, और बहुत सारी फलियां उनमें लगी। और तब उनमें से उन फलियों को तोड़ करके सब्जी तरकारी के तौर पर सबने उनका प्रयोग किया। यह धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। और तब कवि को लगा कि धरती माता कितना अधिक हमें लौटाती है। हम थोड़े से बीज धरती को देते हैं, और वो अपनी उर्वरा शक्ति के माध्यम से हमें कितने गुना अधिक करके हमें लौटाती है। क्योंकि इस तरह की सब्जी तरकारी जो भी लगाई जाती है, तो लोग अपने घरों में तो खाते ही हैं, अपने आस पड़ोस में, अपने नाते रिश्तेदारों में भी देते हैं। तो इस तरह से एक प्रेम सौहार्दपूर्ण वातावरण भी बनता है। तो इस तरह से कवि का कहना है कि धरती माता कई गुना करके हमें लौटाती है, और आपसी प्रेम, सामंजस्य, सौहार्द के भाव को भी बढ़ाती है। कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, ये धरती कितना देती है, यानी धरती हमें बहुत अधिक प्रदान करती है। नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, मैं उस धरती के महत्व को तब नहीं समझ पाया था, जब मैंने बचपन में स्वार्थ लोभ वश पैसे होकर, जब बचपन में मैंने स्वार्थ वश लोभ वश पैसे बोए थे इस धरती में, तब मैं धरती माता के इस गुण के विषय में नहीं समझ पाया था, धरती माता की इस विशेषता को नहीं जान पाया था। रत्न प्रसविनी है वसुधा, रत्न प्रसविनी कहते हैं, यानी कि रत्नों को उत्पन्न करने वाली, प्रसविनी का अर्थ है उत्पन्न करने वाली, तो रत्नों को उत्पन्न करने वाली ये धरती, वसुधा अर्थात धरती। अब समझ सका हूँ, अब मैं समझ पाया हूँ कि अनेकानेक रत्नों को उत्पन्न करने वाली ये जो धरती है, इसमें सच्ची समता के दाने बोने हैं, इसमें सच्ची समानता के दाने हमें बोने चाहिए, तभी हम आपस में एक दूसरे के साथ समानता के साथ रह सकेंगे। जब हम समानता का व्यवहार करेंगे, तभी सभी एक दूसरे के साथ समानतापूर्ण ढंग से रह सकेंगे, समतापूर्ण ढंग से रह सकेंगे। इसमें जन की क्षमता के दाने बोने हैं, और इस धरती में
लोगों की सामर्थ्य की क्षमता के दाने हमें बोने चाहिए, जिससे कि सभी सामर्थ्यवान हो, सभी एक दूसरे की सहायता करें, सभी एक दूसरे को आवश्यकता पड़ने पर उनके साथ खड़े हो सकें, मिलजुल कर रह सकें। इसमें मानव ममता के दाने बोने हैं और इसमें जो हमारी मानवता है, मानवता के दाने हमें इसमें बोने हैं। मोह माया करें, लेकिन लोगों के प्रति, किसी वस्तु के प्रति नहीं। जब लोगों के प्रति हमारे मन में मोह माया का भाव होगा, करुणा, दया, उदारता इत्यादि, सहानुभूति इत्यादि का भाव होगा, तभी वही भाव फलीभूत होगा और सब एक दूसरे के साथ मित्रतापूर्ण ढंग से रहेंगे, जिससे उगल सके फिर धूल सुनहरी फसलें, जिससे फिर से धूल जो है, धरती जो है, मिट्टी जो है, सुनहरी फसलों को उगल सके और हम उन फसलों को प्राप्त कर सकें। मानवता की जीवन श्रम से हंसे दिशाएं और मानवता से, मानवतापूर्ण ढंग से जब सभी परिश्रम पूर्वक कार्य करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, सहायता करेंगे, तो उससे सारी दिशाएं जो है आनंदपूर्ण ढंग से प्रसन्न चित्त हो जाएंगी। सारी दिशाएं जब प्रसन्न होंगी तो सारे लोग प्रसन्न होंगे और ऐसी दशा में पूरे देश में, पूरी धरती पर कहा जाए कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण दिखाई देगा। हम जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अब कवि का कहना है कि हम जिस प्रकार से बोएंगे, जैसा बीज बोएंगे, उसी प्रकार के फल की प्राप्ति हमें होगी। अर्थात यदि हम उत्तम बीज बोएंगे तो उत्तम फल प्राप्त होगा। यदि हम बुरे बीज बोएंगे, स्वार्थ और लोभवश हम गलत बीज बोएंगे, तो हमें गलत फल की प्राप्ति होगी। और हम दूसरों के साथ यदि बुरा करेंगे तो हमारा बुरा होगा, और यदि हम दूसरों के साथ भलाई का व्यवहार करेंगे, दया, करुणा, सहानुभूति, मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगे, तो हमारे साथ भी लोग मानवतापूर्ण व्यवहार ही करेंगे। तो इसके माध्यम से कवि ने हमें समानता का भाव सिखाया है, सौहार्दपूर्ण ढंग से। एक तरह से उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का भाव इसके माध्यम से हमें बताया है। तो हमें इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए और मानवता को अपने स्वभाव में सम्मिलित करना चाहिए, दूसरों के साथ मानवतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, तभी हमें, हमारे साथ भी लोग मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगे।